नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के प्रयागराज के लोगों को जल्द ही नया सार्वजनिक आकर्षण मिलने जा रहा है। संगम नगरी में तैयार हुआ प्रेरणा स्थल पार्क राष्ट्रभक्ति, प्रेरणा और आधुनिक सुविधाओं का अनूठा संगम होगा। करीब 12 बजे से 15,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विकसित इस पार्क में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अशोक सिंघल की 12-12 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं स्थापित हुई हैं। आम लोगों के लिए एंट्री फ्री रहेगी। आगे चलकर यहां पर फूड कोर्ट और फन जोन और साथ ही नायका घाट जैसी सुविधाएं विकसित होगी, जिससे ये पार्क जो है वो शहर के प्रमुख घाटों और मनोरंजन केंद्रों में शामिल हो सकता है। राष्ट्रभक्ति और प्रेरणा की थीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका उद्घाटन करेंगे। नगर निगम की ओर से तैयार किए गए इस पार्क को राष्ट्रीय भक्ति और प्रेरणा की थीम पर विकसित किया गया है और यहां पर स्थापित तीनों प्रतिमाएं विशेष रूप से दिल्ली से तैयार कराकर मंगाई गई हैं। नगर निगम का मानना है कि इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर नई पीढ़ी राष्ट्रीय सेवा और राष्ट्रीय भक्ति की भावना को आत्मसात कर सकेगी। 75 लाख से विकसित हुई प्रेरणा स्थल पार्क का निर्माण लगभग 12 से 15,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में किया गया है और इस परियोजना पर करीब 75 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि नगर निगम का कहना है कि भविष्य में इसके विस्तार और विकास पर अतिरिक्त निवेश भी किया जाएगा। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक शव मिलने के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने थाने पर पहुंचकर थाना प्रभारी एसएचओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। बताया जा रहा है कि असोईपुर निवासी तिलक लोधी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। मृतक के परिजनों ने गांव के कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की मांग की थी। आरोप है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। शुक्रवार को आक्रोशित ग्रामीण थाने पहुंचे और एसएचओ रामपुर मथुरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है, लेकिन गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है। यूपी के कासगंज जिले में दिन दहाड़े बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद से घर में घुसकर दंपति को बंधक भी बनाया गया है। ऐसे में एक बदमाश जो है वो छत से कूद कर भाग गया है। जनपद के पटियाली कस्बे में शुक्रवार शाम को दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपति को बंधक बनाने की कोशिश करने वाले 3 बदमाश पुलिस मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिए गए। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि तीसरे आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार राहुल यादव अपनी पत्नी टिंकी यादव और 10 साल के बेटे आर्यंस के साथ अपने मकान में रहते हैं और शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे बाइक पर सवार 3 युवक उनके घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही बदमाशों ने तमंचे की बट से राहुल पर हमला बोल दिया और घायल कर दिया। दंपति को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। पीड़ित टिंकी यादव ने बताया कि उन्होंने किसी तरह बदमाशों के चुंगल से निकलकर शोर मचाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इस दौरान एक बदमाश मकान की 3री मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश करने लगा, जबकि 2 बदमाश घर के अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार चाचा और भतीजे की टक्कर मार दी है, जिसमें दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक किसान थे और खाद बीज खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे और जैसे ही वो क्षेत्र के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद से ट्रक को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। मृतकों की पहचान होते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। क्या घटना घट गई? ट्रक ने टक्कर मारी थी। मोटरसाइकिल से तेज बेहतर जा रहे थे बीज खरीदने के लिए।
तो जी उधर एक्सीडेंट हो गया, एक वहीं पे ख़त्म हो गया और एक यहाँ आने के अस्पताल में यहाँ पे ख़त्म हो गया। क्या काम करती थी? ये किसानी कहते मजदूरी। अच्छा, रिश्ते में दोनों कौन लगते हैं? चाचा भतीजे है दोनों। हाँ। किस गांव के रहने वाले? पन्ना ठगारी। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? ये बंगरिया के थे। किसने मार दी? वो अब ट्रक वाला है, अब जो वो हम उसको जानते नहीं। अच्छा, क्या नाम है दोनों के? एक का है राशिद है और एक का नियामत है। अच्छा, तो एक मेरा भतीजा है, एक मेरा नाती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदू फरिया गली स्थित गेट के पास शनिवार सुबह एक सिपाही की कार्बाइन अचानक हाथ से ही गिर गई, जिससे वो फायर हो गया और गोली सड़क से टकराने के बाद उछले गिट्टी पत्थरों की चपेट में आने से 3 राहगीर घायल हो गए हैं। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार हादसे में घायल हुए लोगों की पहचान जो है विकास, निक्की और राम बाबू के रूप में हुई है। तीनों को मामूली चोटें आई हैं, उन्हें तत्काल ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राहत की बात यह रही कि किसी को गोली सीधे नहीं लगी, बल्कि सड़क से टकराने के बाद पत्थरों की चोट से लगी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सिपाही के हाथ में कार्बाइन अचानक से ही फिसल कर गिर गई, जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। संबंधित सिपाही को चौक थाना क्षेत्र में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में इसे दुर्घटनावश हुई घटना बताते हुए, हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच पड़ताल जारी है। क्या सुबह ड्यूटी पर उपस्थित हमारे पीएससी के जवान के द्वारा जो भीड़ भाड़ थी उसको हटाया जा रहा था, उसी दौरान नंदू फेरिया वाली गली पर अचानक से एक्सीडेंटल फायर हुआ और उस फायर के रिपोजिट का इम्पैक्ट ये रहा कि पत्थर और गिट्टी जो आसपास पड़ी हुई थी उसके कुछ टुकड़े जो आसपास के फूल बेचने वाले लोग थे उनको 3 को लगा। तत्काल उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनका परीक्षण किया गया, जिसके एक के हाथ में उंगली में एब्रेजन है, दूसरे के भी हाथ में है और जो तीसरा बंदा है उसके भी रगड़ की चोट लगी है। डॉक्टरों की टीम ने इसका परीक्षण कर लिया है। जो फर्स्ट एड है वो दे दी गई है और रगड़ के अतिरिक्त फिलहाल जो चोटें हैं वो किसी तरह की कोई चोट नहीं है। इनको डॉक्टर साहिबान की जो टीम है परीक्षण के उपरांत डिस्चार्ज कर दे रही है। बाकी जो शेष एक्सीडेंटल फायर हुआ। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए टप्पेबाजी करने वाले 4 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद से गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की, जिससे जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जग्गू उर्फ जगदीश और सुभाष यादव के पैर में गोली लग गई। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 1.5 लाख रुपए नगद, टप्पेबाजी में इस्तेमाल आभूषण और 3 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद करके मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। ये गिरोह 23 जून को थाना उत्तर क्षेत्र में एक बुजुर्ग से सोने की चैन और अंगूठी की टप्पेबाजी की वारदात में शामिल था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार चारों आरोपी आगरा के रहने वाले हैं और इनके साथ लूट, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर सहित कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, दिनांक 23/6/2026 को थाना उत्तर क्षेत्र में एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें सीसीटीवी फुटेज देखे गए, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इसमें कुल 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए। ये जग्गू, सुभाष, दिनेश और तनुज, ये चारों आगरा के रहने वाले हैं। इसमें पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये बेदी की पुलिया के पास ये चारों बाइक से इकट्ठे हुए हैं और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ तत्काल दबिश दी है। पुलिस को देखते ही इन बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षात्मक में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे जग्गू और सुभाष के पैर में गोली लगी है। बाकी 2 अभियुक्तों को, दिनेश और तनुज को दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया है। इसमें जो बरामदगी हुई है कुल 1.5 लाख रुपया इनसे बरामद हुए। जो इन्होंने टप्पेबाजी करके आभूषण बेचे थे वो पैसे बरामद हुए हैं इनसे।
रामपुर में साइबर अपराध का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर एक युवती साहब नूर का आरोप है कि उसका मोबाइल फोन हैक कर लिया गया है और एआई तकनीकी की मदद से उसके अश्लील फोटो और वीडियो तैयार कर ली गई है। इसके बाद से आरोपियों द्वारा विदेशी नंबर से कॉल करके उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है। पीड़ित के अनुसार साइबर अपराधी इन फर्जी और एआई जनित अश्लील सामग्री को सोशल मीडिया और रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देकर उससे हजारों रुपए की ठगी कर चुके हैं। लगातार मिल रही धमकियों से वो उसका परिवार मानसिक तनाव में है। साहब नूर ने इस मामले की शिकायत साइबर थाना पुलिस में करने के बाद से अब रामपुर के पुलिस अधीक्षक से सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और इस पर रोक लगाई जाए। ये मामला एक बार फिर से एआई तकनीक के दुरुपयोग और बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। मेरे पास आप से 14 से 15 दिन पहले एक व्हाट्सएप पे लिंक आया अननोन नंबर से। मैंने जो था उस पर नींद में थी, मैंने क्लिक कर लिया। जैसे मैंने क्लिक करा उस पर मेरा फेस स्कैन होने लगा। स्कैन होने के बाद में पता चला उस पर मेरा जीमेल एकदम वेरीफाई हो गया और हैंग हो गया फ़ोन बिल्कुल। मैंने जैसे ही उसको खोलना चाहा वो नहीं खुला, तो उसके बाद मैंने फ़ोन ऑफ करने के लिए फिंगर लगाया, तो फिंगर लगाते ही मेरी जीमेल ऐसा हुआ 1 2 3 करके लगातार उस पर नोटिफिकेशन आने लगी। जीमेल हैक हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन बाद मेरे पास इंटरनेशनल नंबर से शाम में कॉल आती है। 6-7 कॉलें आने के बाद 8वीं कॉल में जब रिसीव करती हूँ तो उस कॉल पे जो है कोई बोलता नहीं है। बहुत देर हो गई, नहीं बोला। उसके बाद वो कॉल कट हो गई। उसके बाद में अगले दिन सुबह 7:03 पे अननोन नंबर से मेरे पास एक के बाद एक कॉल और मैसेजेस आने लगे व्हाट्सएप पर। इंटरनेशनल नंबर हैं, एक नहीं 10 नंबर आए, फिर 15, 20, 17 इस तरीके से नए नए नंबरों से कॉलें लगातार आती रही। और उस पर उन्होंने मेरा फेस एआई से एडिट करके अडल्ट पिक्चर बनाने की करा और उसके बाद उन्होंने मुझे कॉलें करी और मुझसे कहा कि हम तुम्हारे फैमिली ग्रुप में वायरल कर देंगे। मेरे मोबाइल का हर एक एक्सेस उन्होंने ले लिया। मेरे सारे कॉन्टेक्ट उनके पास पहुंच चुके हैं। मेरी फैमिली रिलेटिव जितने थे सबके पास वो नंबर पहुंच गए। वहीं यूपी के कन्नौज के अनौगी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था सामने आई है, जहां पर अस्पताल कथित रूप से वार्ड बॉय के भरोसे चल रहा है। जानकारी के अनुसार केंद्र पर डॉक्टर की तैनाती तो है, लेकिन वो मौके पर अनुपस्थित रहते हैं, जिससे पूरा कामकाज जो है वार्ड बॉय मुकेश के सहारे संचालित हो रहा है। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों के मुताबिक मरीजों की जाँच से लेकर दवा वितरण तक अधिकांश काम जो है वार्ड बॉय द्वारा ही किया जा रहा है, जबकि फॉरेंसिक पर्ची भी तैयार कर रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों की खाली कुर्सी व्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि लैब सहायक रामचंद्र 18 जून से लगातार अनुपस्थित है। हालांकि उनके न आने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर विकास चंद्रा का कहना है कि वो 2 रविवार पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उनसे मिले थे और स्थानीय स्तर पर भी सामने आए हैं। 5 कर्मचारियों की तैनाती के बावजूद भी मौके पर केवल 2 कर्मचारी ही मौजूद रहते हैं और इस लापरवाही से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच क्षेत्र में गांव में देर रात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोर नकदी समेत करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति लेकर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी पड़ोसी द्वारा दिए जाने पर परिवार को मामले का पता चला। पीड़ित दिनेश शुक्ला अपने परिवार के साथ 2 दिन पहले अपने पैतृक गाँव राजपुर गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया और अलमारी का लॉकर तोड़कर लगभग 1 लाख रुपए नगद, 2 सोने के चैन और 5 अंगूठी चोरी कर ली है। सूचना मिलने पर देहात कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस के अनुसार पीड़ित की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आसपास के क्षेत्रों में जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि घटना का जल्द ही खुलासा करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बदायूं के इस्लाम नगर थाना परिषद में एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवकों को थाने के अंदर और आसपास रील बनाते हुए स्टंट करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में युवक थाना परिषद की छत पर चढ़कर रील शूट करता हुआ और परिषद में बाइक दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है या फिर सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी के चलते। वायरल वीडियो ने पुलिस व्यवस्था और थाने की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी परिषद को रील और स्टंट का मंच बनाए जाने के बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और मामले की जाँच की बात कही जा रही है और अब देखना होगा कि इस मामले में रीलबाजों और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाता है।
वहीं यूपी के बदायूं में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से आ रही एक कंटेनर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कंटेनर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कंटेनर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर पर लदी ईंट सड़क पर बिखर गई और ट्रैक्टर सवार जितेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कंटेनर चालक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे उपचार के लिए बिलसी की सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्टैंड हुआ था, ट्रैक्टर जा रहे थे, थोड़ी खत्म हो गया वो, तो हम पहुंचे वहाँ पे तो ये मिला नहीं हमें। यहाँ पे आए बिलसी सरकारी अस्पताल में, तो यहीं मिलाया, आगे देखा कुछ नहीं है उसमें, खत्म है। कौन है आपकी? मेरा भाई है। वहीं सहवाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 10 बजे पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। घटना में 38 साल के राजवीर पुत्र राम स्वरूप गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार राजवीर का कुछ लोगों से लंबे समय से विवाद चल रहा था और इसी रंजिश के चलते हमलावरों ने उसे निशाना बनाकर फायरिंग कर दी, जिससे वो लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजवीर को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और जांच शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने बताया है कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और पूछताछ जारी है। अन्य हमलावरों की पहचान की जा रही है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। वहीं यूपी के पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है। बच्ची के पिता का आरोप है कि मौके पर ही आरोपी को पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। 6 साल की बच्ची अपने घर से कुछ दूरी पर खेल रही थी और इसी दौरान गांव का निवासी नरेश वहां पहुंचा, जिसने बच्ची को अकेला पाकर जबरन उठा लिया और गांव में एक मंदिर में ले गया, जहां उसने बच्ची के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर दी। बच्ची के शोर मचाने पर उसके पिता मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपी नरेश को रंगे हाथों पकड़ लिया और तत्काल ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के PR वैन मौके पर पहुंची है और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित के पिता की लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और CO सदर नताशा गोयल ने बताया है कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है और पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 2 जुलाई 2026 को थाना जहानाबाद पर जरिए 112 सूचना प्राप्त हुई कि थाना जहानाबाद क्षेत्रांतर्गत एक गांव में 6 साल की बच्ची के साथ उसी के गांव के एक व्यक्ति ने शराब के नशे की हालत में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। थाने के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 2 जुलाई 2026 को थाना जहानाबाद वहीं पीलीभीत में घरेलू कलह के चलते जहरीले पदार्थ खाने वाली मां और बेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दोनों ने शुक्रवार शाम को अस्पताल में दम तोड़ दिया है, जहां उन्हें 2 दिन पहले भर्ती कराया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घटना सुन्नीगढ़ कोतवाली क्षेत्र का राजीव कॉलोनी की है। जानकारी के अनुसार यहां की रहने वाली महेश्वरी और उनकी बेटी दिव्यांशी ने 1 जुलाई को घर में हुए विवाद के बाद से जहरीला पदार्थ खा लिया था और विवाद बढ़ने के बाद से दोनों ने ये बड़ा कदम उठाया। परिजनों और पड़ोसियों की मदद से दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जहर को पूरे शरीर में फैल जाने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई और शुक्रवार शाम को दोनों ने दम तोड़ दिया। सुन्नीगढ़ी थाना अध्यक्ष नरेश त्यागी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घरेलू विवाद के चलते मां बेटी द्वारा जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया था और पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर पहलू से जाँच की जा रही है। थाना पुलिस का कहना है कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही घरेलू विवाद की असली वजह जानने के लिए पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। वहीं वाराणसी शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के अभियान के तहत नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने शुक्रवार को कैंट रेलवे स्टेशन के सामने आसपास के क्षेत्रों में संघ अभियान चलाया है और इस दौरान सड़क और फुटपाथ पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। अभियान के दौरान टीम ने कई दुकानदारों को मौके पर चेतावनी देते हुए जुर्माना भी वसूला। नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक मार्गों और फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं कि यदि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण पाया गया तो केवल जुर्माना ही नहीं बल्कि अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और आम जनता को सुविधा के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नगर निगम ने व्यापारियों से अपील की है कि वो अपनी दुकानों का सामान जो है निर्धारित सीमा के भीतर ही रखें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरा नाम महबूब खान है और विजयनगर मार्केट में जो हमारी अंडे की दुकान है। तो कितनी चलान कटा है, कौन काटे हैं आपके चलान? आप नगर निगम के लोग आए हुए हैं और ये काउंटर को जो है पहले लादने की बात बोले थी चलान के लिए, तो हम अपना सामान बचाने के लिए हमने अगर सर कुछ अगर कम हो सके तो कम कर दीजिए। तो कम तो नहीं हुआ। कितने? 5,000 रुपये चलान है। 5,000 चलान क्या करते हैं आप? हमारी अंडे की दुकान है और ये हमारा लोहे का जो ये आपका काउंटर है, सिलेंडर है, ये सब सामान बचाने के लिए अगर हम नहीं कटवाते तो हमारा सब सामान चला जाता। हमें 5,000 कहाँ से आगे पास की जो है 5,000 में हमारे पास तो था नहीं, तो हम अपनी लड़की को कहे कि बेटा अगर हो सके तो 5,000 रुपये भेज दो। हमारी लड़की जो है उस पैसे को ट्रांसफर की है। कितनी दुख की बात है कि नगर निगम द्वारा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, 5,000 चलान। अब भाई नगर निगम है, आते हैं भाई, दुकानें लगी हुई हैं और ऐसा भी नहीं है कि जो काउंटर में लगे हुए हैं कोई अतिक्रमण में है। अतिक्रमण नहीं है, हमारा एकदम काउंटर जो एकदम साइड में है। लेकिन हम नगर निगम वाले कहते हैं भाई अतिक्रमण में है तो अतिक्रमण में सभी यूपी के रामपुर में दीक्षित महाविद्यालय के विधि संकाय में घोषित परीक्षा परिणाम को लेकर बड़ा विवाद अब सामने आया है। आरोप है कि 402 छात्रों में से 400 छात्रों को फेल कर दिया गया है, जबकि केवल 2 छात्रों को ही पास किया गया है और इस परिणाम को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराज छात्र अधिवक्ता सतनाम सिंह मट्टू के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और नगर मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय प्रशासन पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि प्रथम सेमेस्टर का परिणाम घोषित किए बिना ही दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं और फीस ले ली गई है। इसके बाद से जारी किए गए परिणाम में भारी गड़बड़ी करते हुए अधिकांश छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया है, जबकि वो पहले अच्छे अंकों से पास रहे हैं। छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच और परिणामों को पुनः समीक्षा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राकेश कुमार नाम से। कितनी फीस जमा हुई थी? सर हमारी समथिंग दोनों सेमेस्टर की 30,000 फीस जमा हुई थी। और टोटल एग्जाम में कितने बच्चे बैठे थे? जी, बच्चे बैठे कितने एग्जाम में थे? 405। 405। कितने फेल हुए? 403 जो है 2 पास है, वो 403 फेल है, 202 बच्चे पास। धमकी सर यूनिवर्सिटी से धमकी मिली थी और कॉलेज से धमकी मिली है कि ये जो मुद्दा कर रहे हैं इसको दबा दिया जाए। अच्छा, अगर शिकायत की तो? शिकायत की तो आपको कूटेंगे, मारेंगे, थाने में डालेंगे। इसी वजह से हमारे ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई। इसी वजह से एफआईआर लगा दी। कितने बच्चे फेल किए? फेल तो सर 98% बच्चे फेल ही हैं कॉलेज में। आज जो ये बच्चे आपके साथ आए हैं, किस तरीके की इनकी शिकायत है और क्या इनके साथ गलत हुआ है? देखिए, ये सभी बच्चे जो हैं विधि के छात्र हैं और विधि के छात्र होकर अपना हक ना मांगे ये हो नहीं सकता। इनके साथ ये ज्यादती हुई है। ये सारे बच्चे ग्रेजुएशन में, इंटर में, हाई स्कूल में डिक्टेशन मार्क्स से पास हैं, सभी टॉपर बच्चे हैं और इनके साथ ये अन्याय हुआ है कि इन्हें फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया गया। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम लेने के बाद सेकंड सेमेस्टर में इनके एडमिशन लिए गए और सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के बाद पूरी फीस लेने के बाद पूरी क्लासेस अटेंड करने के बाद दूसरे सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम ले लिया गया। जब दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल कर दिया, ताकि ये बच्चे इसी उलझन में उलझे रहें और सरकार से रोजगार ना।
वहीं यूपी के अमेठी में 3 दिन पहले हुई युवती हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि मृतका का प्रेमी ही उसका हत्यारा निकला है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश कर दिया है। जानकारी के अनुसार दोनों को करीब 2.5 साल पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में तब्दील हो गई। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक युवती के साथ चलने से इनकार करने पर आरोपी ने गला दबाकर की हत्या कर दी और इसके बाद से शव को खेत की मेड़ के पास झाड़ियों में छिपाकर मौके से फरार हो गया। अमेठी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और जांच के दौरान मृतका का मोबाइल फोन भी आरोपी के पास से ही बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल किए जाने के बाद से पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इसे सफल अनावरण के लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार की घोषणा की है। वहीं महोबा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद से पहली बार महोबा पहुंची साध्वी निरंजना ज्योति का बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जगह जगह स्वागत किया और इस दौरान उनका सम्मान भी किया गया। महोबा प्रवास के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है और जांच निष्पक्ष रूप से जारी है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले ही किसी भी प्रकार का टिप्पणी करना उचित नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने भी कहा है कि खुद राम मंदिर आंदोलन से वो जुड़ी रही है, लेकिन यदि किसी स्तर पर अनियमितताएं पाई जाती हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान का उन्होंने अनुचित बताते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण भव्य और दिव्य रूप से हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जनता जिसे चुनेगी वही जनप्रतिनिधि बनेगा। मैं आज जिस उद्देश्य से आई हूँ उसके विषय पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य है, बुंदेलखंड वासियों का सौभाग्य है कि पहली बार ओबीसी कमीशन का चेयरमैन उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की बेटी को बनाया। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद महोबा में मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ हमारे कमीशन की बैठक है, जिस बैठक में ओबीसी समाज के जो भी लोग हैं, यद्यपि मैं सबका काम करती हूँ, फिर भी जिनके अधिकारों का हनन हुआ उसके संबंध में आज बैठक है। वहाँ बैठक में विषय आएगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने महोबा के उत्साही कार्यकर्ताओं का, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं ऐसी धूप में, और मैं लेट भी हूँ उसके बावजूद भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, अभिनंदन के पात्र हैं और बहुत स्नेही कार्यकर्ता है, मेरे से बहुत स्नेही। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।